नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए अब हम बात करते हैं अपभ्रंश काव्य की। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल का सामान्य परिचय देने के उपरांत जब हम अपभ्रंश काव्य की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें समझना होगा कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लग गया। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि विक्रम तीसरी शती ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। बामन ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्ष चरित में संस्कृत कवियों के साथ साथ कवियों का भी उल्लेख किया है जो भाषा कवि हो सकते हैं। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिले हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप मानी जा सकती है। उन्होंने लिखा था, जो जिन शासन घासियऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सही भाऊ करी सो तरी पावई पारू। इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे जो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती है, जैसे श्रुति पंचमी, कथा, योगसार, जस, हर, चरियु, णय कुमार चरियु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में हैं। उसी काल के आसपास का जस, हर, चरियु यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। एक बानगी देखिएगा। बिणु धवलेण सयडु किम हल्लई, बिणु जीवेण देहो किम चल्लई, बिणु जीवेण मुख को पावई, तुम्हारी सुकिम अप्पई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। आने वाले वक्तव्य में हम अपभ्रंश काव्य की इस वक्तव्य को और आगे बढ़ाएंगे। बौद्ध और अन्य लोगों के द्वारा जो रचनाएं की गई थी, उनका भी हम उल्लेख करेंगे कि अंततोगत्वा इनका आदिकाल के साहित्य में क्या महत्व रहा है।